दोस्तों, जिस तरह पूरे देश भर में छात्रों का आंदोलन जारी है और जेन ज़ी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्या उससे गुजरात लॉबी परेशान है और क्या वाकई बौखला गई? अब दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ मोदी जी रील बना रहे हैं और माफ़ी दे रहे हैं बच्चों को, एक उदार चेहरा दिखा रहे हैं, लेकिन ठीक पर्दे के पीछे तस्वीर एकदम उलट है। पुलिस का कहर जारी है और छात्रों के यहाँ, बल्कि बच्चियों के यहाँ दबिश अभी भी दी जा रही, उनके घरों पर दबिश दी जा रही है, उनके खिलाफ यातनाएं बंद नहीं हुई हैं। अब जाहिर तौर पर सरकार के निशाने पे सबसे टॉप पर अभिजीत दीपके हैं, कॉकरोच पार्टी के फाउंडर आप कह सकते हैं, या ये जो जेन ज़ी का आंदोलन शुरू हुआ उसकी चिंगारी भड़काने वाले अभिजीत दीपके। अब अभिजीत दीपके को लेकर तरह तरह से दबाव बनाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात, गुजरात के एक एक्टिविस्ट ने महाराष्ट्र सरकार से शिकायत की है कि ये जो दीपके परिवार है, यानी अभिजीत के जो फादर हैं, जो इंजीनियर थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उनकी आय की संपत्ति की जांच, उनकी संपत्तियों की जांच हो कि आपको इतना पैसा कहां से मिल गया कि आपने बेटे को बोस्टन भेज दिया, पैसा कहां से आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो एक्टिविस्ट हैं, अब मेरे पास कोई साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं बीजेपी सपोर्टेड ही लग रहे हैं। सुनिए साहब एक्टिविस्ट को। क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अब दोस्तों, बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि जब भी कोई एफआईआर होती है, कोई शिकायत होती है, मान लीजिए राहुल गांधी के खिलाफ या इस मामले में अभिजीत दीपके के खिलाफ, यानी जो भी सरकार से भिड़ता है, तो उसके खिलाफ जो एफआईआर होती है या शिकायत होती है, वो गुजरात से ही क्यों होती है? और ये जो एक्टिविस्ट है गुजरात से ही क्यों शिकायत दर्ज कर रहा है, वो भी डबल इंजन की सरकार जहां पर है? ऐसा क्यों है? इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि पुलिस, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो या पश्चिम बंगाल की हो, डबल इंजन की जहां सरकारें हैं, वहां की पुलिस अभी भी आंदोलनकारियों को या जेन ज़ी के बच्चों को बख्श नहीं रही है। मिसाल के तौर पर, जिस बच्ची ने मोदी जी के बारे में कुछ अभद्र शब्द कहे थे, फिर मोदी जी ने माफ़ कर दिया था, उस बच्ची के परिवार वालों का कहना है, माँ का कहना है कि अभी भी वहाँ पुलिस पहुँच रही है। पुलिस अभी भी रियायत नहीं कर रही है। ने बोला है कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेना चाहिए इन बच्चों के अगेंस्ट। शी वॉज वरीड कि क्यों अभी भी रुचिका के बारे में ही बात करी जा रही है, क्यों अभी भी मीडिया चैनल्स उनको दिन रात फोन कर रहे हैं, उनके घर के बाहर पहुंच जा रहे हैं, क्यों उनकी बेटी के अगेंस्ट जो एफआईआर्स फाइल हुई है, लॉन्च हुई हैं, वो क्यों नहीं वापस हुई हैं। अब मैं उस बच्ची की तस्वीर नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन जो भी बच्चे इसमें शामिल थे, आंदोलन में शामिल थे, उनको फेस रिकॉग्नाइज करके उनके पते तलाशे जा रहे हैं, उनके फ़ोन नंबर ढूंढे जा रहे हैं, उनके घरों पर पुलिस जा रही है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया है कि अगर हिंसा है या कहीं तोड़फोड़ है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है, क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, अमित शाह की कुर्सी पर बनी हुई है, इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, सोमवार को फिर इस्तीफ़े की मांग होगी। अमित शाह और अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, मोदी जी के सबसे बड़े खुफिया अफसर, मिलकर, इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलकर, ये सब मिलकर एक बड़ी जांच कर रहे हैं दोस्तों। और जांच ये हो रही है, जो मुझे पता लगा है, कि कहाँ से फंड आए। यानी जब जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था तो टेंट कनात, शामियाना किसने लगाया, लाउड स्पीकर का पेमेंट किसने किया, खाना कौन खिला रहा था, जोमेटो से बड़े बड़े ऑर्डर कहाँ से आ रहे थे, क्या ये पैसा कनाडा से आ रहा था, क्या कुछ लोग पैसा जो है यूएस से किसी एनजीओ को भेज रहे थे, वो एनजीओ इसको फंड कर रहा था। मतलब कौन चंदा दे रहा था, कौन डोनेशन दे रहा था, इसकी जांच हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। और जाहिर तौर पर यह भी एक तरह का जाल फेंका गया है आंदोलनकारी और उनके पीछे जो सपोर्टर्स हैं उनको दबाने के लिए। अब शाह साहब तो एक्सपर्ट हैं, अजीत डोभाल भी एक्सपर्ट हैं आंदोलन को तोड़ने के लिए। भाई, जब पार्टी तोड़ सकते हैं तो आंदोलन भी तोड़ सकते हैं, फूट डाल सकते हैं, तो फूट डालने की भी बात हो रही है। लेकिन आंदोलनकारी और विपक्ष, इनके बीच जो लिंक है, कोई कोऑर्डिनेशन ना हो, इसको भी तोड़ना चाहते हैं। और इस आंदोलन में सबसे आगे राहुल गांधी रहे।
राहुल गांधी ने ही मोदी के बंगले का घेराव किया, राहुल गांधी ने ही अमित शाह के इस्तीफे की मांग रखी, अमित शाह संसद पहुंच नहीं पा रहे, संसद ठप पड़ी है। तो घेराबंदी राहुल गांधी की भी होनी थी। उसमें पप्पू यादव बहुत आगे आगे थे, मंच पर भी जा रहे थे, हर जगह मांग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब पप्पू यादव ने 2 मांगे उठाई, अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा, आंदोलनकारियों का समर्थन भी किया, राम मंदिर का भी सवाल उठाया। और जब राम मंदिर का सवाल इन्होंने उठाया चंदा चोरी का, वहाँ एक मौका मिल गया। और मौका ये मिला कि बनारस में राहुल गांधी और पप्पू यादव पर शिकायत दर्ज हो गई। डबल इंजन की सरकार वहाँ भी है। और इससे बड़ी बात, आज पप्पू यादव जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो वहीं पर हमला हो गया। वैसे ही हमला हुआ जो बजरंग दल करती है, जिस तरीके से हमला हुआ, चाकू था, जानलेवा हमला था, सीरियस मामला था। अगर आप विजुअल तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, उसमें जिस तरह से धक्का मुक्की हो रही, छीना झपटी हो रही, अगर वाकई चाकू चल जाता तो फिर कुछ भी हो सकता था। सुनिए जरा, पप्पू यादव को सुनिए। भाभा लोग बोल रहे हैं जिंदा जला दो पप्पू यादव, कोई कह रहा है 51 लाख रुपया दो देंगे मारने पर। मेरी किसी से बात हो रही थी, किसी पत्रकार से जो सरकार के बहुत करीब हैं, उन्होंने कहा ये तो अभी शुरुआत है, ये जो FIR हो रही हैं या जो आप हमला देख रहे हैं तो शुरुआत है। दरअसल सरकार चाहती है कि किसी तरह से आंदोलनकारी यानी जेन ज़ी और अपोजिशन पार्टीज, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो। इन दोनों को भी तोड़ो, आंदोलनकारियों को भी तोड़ो, उसमें भी फूट डालो, और विपक्ष को आंदोलनकारियों के बीच जो पुल है उसको भी तोड़ो दो। और इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होगी दोस्तों अगर इस तरह की और FIR दर्ज हो। और यहाँ तो ED और इनकम टैक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी और शाह इतना ज़्यादा बौखला गए हैं कि इस पूरे आंदोलन को, इस पूरे मूवमेंट को जो आग की तरह इस वक्त फैला हुआ है, इसको पुलिस के बल पर, पुलिस की लाठी से, दमन से क्या वाकई दबा देंगे? और इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे सिर्फ एक सोच है कि ये जो छात्र हैं जो 5 अगस्त को मीटिंग करने जा रहे हैं, अभिजीत दीपके के घर मीटिंग होने जा रही है दोबारा आंदोलन की स्ट्रेटजी बनाने के लिए, कि ये जो दोबारा आंदोलन, इसकी जो रणनीति बनाई जा रही है, इसका जो प्लान तैयार किया जा रहा है, इसको किसी भी कीमत पर खत्म कर दिया जाए, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तो क्या दूसरा आंदोलन होगा या फिर मोदी और शाह पूरा जोर लगा देंगे कि जो 20 जुलाई को हुआ वो दोबारा ना हो सके? क्योंकि अब हो गया अगर, तो ये तख्ता दोस्तों, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आंदोलन बड़ा हुआ, भीड़ ज़्यादा हुई, अनकंट्रोलेबल हुई, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, तो ये तख्ता जो है साहेब का पलट भी सकता है। अब दोस्तों ये बात सही है कि मोदी और शाह यानी जो गुजरात लॉबी है, जिनके हाथ में इस वक्त देश का सारा सिस्टम है, 2 ही लोगों के हाथ में है, कई वाकई बहुत प्रेशर में है, बौखलाए हुए हैं, और अक्सर बौखलाहट में गलती हो ही जाती है। यही सवाल मैंने प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब से पूछा, और अखिल स्वामी साहब क्योंकि सरकार को भी देख रहे हैं, पहले दिन से वो जंतर मंतर पर थे, इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट को देख रहे हैं, कई स्टूडेंट्स उनके साथ जुड़े भी हुए हैं। मैंने उनसे यही सवाल किया कि क्या इस बौखलाहट में कोई बड़ी गलती तो सरकार नहीं करने जा रही? क्योंकि जो टकराव है, एक तरफ जेन ज़ी है और एक तरफ सरकार है, ये टकराव दोस्तों बढ़ता चला जा रहा है। सुनिए एक बार प्रोफेसर स्वामी साहब को भी सुनिए। प्रोफेसर साहब, एक तरफ से मोदी जी माफ़ी की बात कर रहे हैं कि साहब हम माफ़ी देते हैं, एक उदार चेहरा दिख रहा है, और पर्दे के पीछे से अजीत डोभाल से लेकर सारी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं, इधर मुकदमा, उधर मुकदमा, इधर पुलिस, उधर पुलिस। तो क्या भाई मोदी जी अब मुकदमों से सेटल करेंगे मामला? जेन ज़ी को मुकदमों से दबाएंगे क्या? देखिए दीपक जी, पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी कैंप में, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और अगर ये समझ रहे हैं कि जेन ज़ी को ये मुकदमों के माध्यम से और कानून में बांध के उनको बांध पाएंगे, तो जैसे हनुमान जी को रावण नहीं बांध पाया था, जेन ज़ी को भी नहीं बांध पाएगा। हनुमान है जेन ज़ी? बिल्कुल हनुमान है, ये अंगद और हनुमान है। ये अगर आप अपने बच्चों से अपनी नहीं, अगर जेन ज़ी, प्रोफेसर साहब, जेन ज़ी अगर हनुमान है तो फिर आग किस लंका में लगने जा रही है? वो तो आपको पता है, जिसकी आग वही लंका में लग जा रही है। एक तरफ तो नेगोशिएट कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको देशद्रोही बता रहे हैं, तीसरी तरफ मुकदमे करा रहे हैं, तीसरी तरफ 15 साल की बच्ची से माफी मंगा रहे हैं, जो सैडिज्म की सैडिस्टिक प्लेजर लेने की बात होती है। घबराहट है, बहुत ज्यादा बौखलाहट है, बहुत घबराहट है, घबराहट है। एक चीज मैं जानना चाह रहा था आपसे,
अब अभिजीत दीप के ये जो स्क्रीन पे आप चेहरा देख रहे हैं भाई, यही संस्थापक थे कॉकरोच जनता पार्टी के। और मुझे तो भाई ये लड़का भला लगता है, और मतलब इसके अंदर मुझे कोई ऐसा अहंकार भी नहीं दिखा। सबसे बात करता है बच्चा, और ज़्यादा उम्र भी नहीं है, जेनजी है एक तरह से। अब इनके खिलाफ भी एक जांच हो गई है, महाराष्ट्र सरकार को जांच दी गई है एक भाजपा समर्थक ने, और कहा है कि भाई इनके परिवार की, ये जो दीप के परिवार है, इसकी पूरी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। अब अभिजीत के फादर जो जूनियर इंजीनियर थे, महाराष्ट्र सरकार में थे, उनसे कहा गया है महाराष्ट्र सरकार से कि साहब इनकी संपत्तियों की जांच कीजिए। तनख्वाह थी 60-65 हजार, अपने बेटे को अमेरिका कैसे भेज दिया? यानी पैसा नंबर 2 का इनके पास है। पैसा आया कहां से इस परिवार के पास? इसकी जांच, और महाराष्ट्र सरकार को कंप्लेंट दे दी गई है, ये सरकार की एजेंसियां कह रही हैं। दीपक जी, यही तो सामाजिक न्याय वाले आरोप लगाते हैं कि दलित बच्चे पढ़ते हुए इनको अच्छे नहीं लगते। और ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी 65,000 रुपए से इनकम ज्यादा है? हार्डली 6-7% लोग होंगे। इसका माने गरीब का बच्चा न पढ़ पाए और एजुकेशनल लोन लेके अगर कोई विदेश में अपने बच्चे को अरे दलित भाई, पढ़ाना इंजीनियर चाहता है, अभिजीत के फादर इंजीनियर हैं, अगर बेटे को भेज दिया उन्होंने, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी होगी। मैं कह रहा हूं कि संपत्तियों की जांच, ये जो शिकायत है महाराष्ट्र सरकार से, डबल इंजन की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस है वहां पर, बीजेपी की ही सरकार है। क्या आपको लगता है ये प्रेशर टैक्टिस है, ये ब्लैकमेल टैक्टिस है? दबाना चाहते हैं उस परिवार को कि बाप के ऊपर जो है इतना प्रेशर कर दो कि तुम्हारी पेंशन बंद करा देंगे, ये करा देंगे, कि वो बेटे को खुद समझाएं कि बेटा तुम घर से बाहर ना निकलना। दीपक जी, करना तो ये चाह रहे हैं, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि इसका प्रभाव क्या होगा जेनजी के ऊपर और देश के समाज के ऊपर। भाई, देश का समाज जो 65,000 रुपए से कम कमाने वाला है, वो क्या अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं भेजता? क्या वो विदेश नहीं भेजता अगर उनके बच्चों में प्रतिभा है? अच्छा, ये दीपिका ने दिखा दिया, अभिजीत ने, प्रतिभा तो है। भाई, बॉस्टन में जाके जो आदमी पढ़ा आया और एग्जाम पास करके चला आया और उसको वहां नौकरी के ऑफर मिल रहे थे, प्रतिभा है। तो क्या आप दलितों को और गरीबों को पढ़ने का अधिकार नहीं देना चाहते? भाई, आप ही का तो सरकारी नौकर था। अगर आपके सरकार के अंदर अब ये प्रश्न उठा रहे हैं तो इसका माने आपने काम करने दिया, अब उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका माने 65,000 रुपए से कम कमाने वाला अपने बच्चों के भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता, और अगर दलित है तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। यही तो सरकार सिद्ध करना चाहती है। नहीं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने आदिवासी को भाई राष्ट्रपति बना दिया। मैं भी ओबीसी हूं, मैं तो भाई पूरी तरह से जो सामाजिक न्याय उसमें बिलीव करता हूं। ये तो जांच इसलिए हो रही है अभिजीत दीपके पे कि भाई शिकायत आई है, और शिकायत की गई है कि भाई संपत्तियों की जांच करे, तो सरकार जांच करेगी। नहीं, चलिए दीपक जी, मैं इनको सुझाव दे देता हूं। आरएसएस जो, अब ये प्रियंक खड़गे को बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। प्रियंक खड़गे जो कह रहे हैं, कर्नाटका के होम मिनिस्टर, आरएसएस जो एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हजारों करोड़ की बिल्डिंग्स हर शहर में कैसे बन गई? इनका भी जरा ये बता, इनकम टैक्स भी वो नहीं देते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती, उनके सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है? भाई ठीक है, आप दीपिका के पिताजी का भी पता चला दीजिए, और आरएसएस के बारे में जो प्रियंक खड़गे कह रहे हैं वो भी पता चला दीजिए। रजिस्टर कराइए, इनकम टैक्स का पता चलाइए, सोर्सेज ऑफ फंड्स का पता चलाइए। आरएसएस को क्यों छोड़ा जाए, और एक दलित बच्चे के पिता अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं उस पर जांच क्यों कराई जाए? दोनों की जांच करा लीजिए। ठीक, आप कह रहे हैं कि जांच अगर अभिजीत दीपके की हो रही है तो मोहन भागवत की भी होनी चाहिए। दूसरा सवाल, सरकार ने राहुल गांधी को भी लपेट लिया है। भाई, जो चंदा चोरी पे वो जो है वो एक तरह का विरोध कर रहे थे, जिसमें पप्पू यादव भी थे, और चंदा चोरी का पूरा आप कह सकते हैं विरोध था, प्रदर्शन था। उसको लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर, पप्पू यादव पर एफआईआर, तो राहुल गांधी पर भी एफआईआर है, बहुत से बच्चों पर भी एफआईआर हो रही है। और मुझे तो ये भी बताया जा रहा है, मैंने आज पूछा, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ विदेश से पैसा आया है कुछ एनजीओज के पास, और उन एनजीओज ने खाना भिजवाया, किसी ने तंबू लगवाए जंतर मंतर में, किसी ने शामियाने का पेमेंट किया है। उन सब की जांच भी अमित शाह करा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये जो जांच हो रही है तंबू की, कनात की, शामियाने की, किसने खाना भिजवाया, किसने जो है गाड़ी में तेल डलवाया, ये सब जांचें हो रही वहां पर? तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी और शाह साहब अब ईडी सीबीआई के जरिए जैसे पार्टी तोड़ते हैं, जेनजी के इस आंदोलन को भी तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? ठीक है दीपक जी, ये है कि अगर हमारे बच्चे, अगर मैं भी कनाडा में होता या अमेरिका में होता, मुझे पता चलता कि मेरी भारत माता के सपूत ये जज्जी बच्चे वहां पे इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और भूखे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, मैं भी पैसा भेजता।
मैं अमेरिकन होता, जरूर सिटीजन होता, लेकिन भेजता। भाई किसान आंदोलन में भी अमेरिका, कनाडा और विदेश में लोगों ने अपने बच्चों के लिए और अपने माता पिता के डोनेशन लिए और भेजे। बाबा दादी के लिए पैसा भेजा था। विदेशी फंडिंग थोड़ी थी वो। भाई हम लोग, हमारे जो रिश्तेदार अमेरिका में बैठे हुए हैं, वो अपने लोगों को कैसे देख सकते हैं? हाँ, अगर विदेशी फंडिंग का मुझे शक है जो प्रियंक खड़गे कह रहे हैं, तो आरएसएस पे है। एक चीज और जानना चाहते हैं, आपको क्या लग रहा है ये जो टकराव बढ़ रहा है और 5 तारीख को बैठक कर रही है सीजेपी, अभिजीत दीपके के घर पर बैठक है, सारे कार्यकर्ता वहां पर आएंगे, प्रवक्ता आएंगे, पार्टी के फ्यूचर रणनीति है, और इस तरह की बात सामने आ रही है कि दूसरा आंदोलन की एक भूमिका, रणनीति तैयार हो रही। अगर ये सेकंड एजिटेशन होता है, ये दूसरा आंदोलन होता है प्रोफेसर साहब, तो क्या ईंट से ईंट बच सकती है मोदी सरकार की? और क्या मोदी सरकार, ये जो दूसरा आंदोलन है ये ना हो पाए, इसी के लिए ये सारे मुकदमे और जांचें शुरू हो गई? आप ये बताइए, महाराष्ट्र के अंदर कैसा रिएक्शन आया? प्रकाश अंबेडकर भी सामने आ गए, उद्धव ठाकरे भी आ गए, पुणे और नागपुर के अंदर लाखों लोग सड़क पे भी आ गए, क्योंकि आपने महाराष्ट्र के जो जनमानस है उसको ही केवल आहत नहीं किया, आपने कर्नाटका में, केरला में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जो सोई हुई जनता थी उसको जगा दिया। और 14 साल 15 साल की बच्ची से माफी मंगवा के और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमने माफ कर दिया, फिर उसको हाथ जोड़ के उससे माफी मंगवा रहे हैं। अरे हमने अपने बच्चों को तो रोते हुए हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप प्रोवोक कर रहे हैं बच्चों को, और ये अगर ये दोबारा आंदोलन हुआ और उसके बाद कन्फ्रंटेशन हुआ, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। या तो एग्रेशन में खेल लीजिए, थीमैन स्क्वायर बना दीजिए, या डिफेंसिव हो जाइए, बच्चों को छोड़ दीजिए, और जो पुलिस अधिकारियों ने उनको पीटा है उन पर जांच बिठाइए और उनको जेल के अंदर भेजिए और बच्चों को माफ कीजिए। दोनों तरफ में एक चीज को चुन लीजिए, या तो लड़ाई कर लीजिए या समझौता कर लीजिए। और मैं इनको राय देता हूं, बच्चों से लड़ाई में आप ही हारेंगे। रावण ने भी रस्सी से बांध दिया था हनुमान जी को, और अंगद जी को छुड़ा नहीं पाए थे, पूरी लंका में आग लगा के आ गए थे वो। यही होगा, बच्चों से पंगा लेना बंद कर दें। बच्चे लंका में आग लगा देंगे? लगा दी है, लगा दी है, लेकिन अभी थोड़ी शांत हो गई थी। लेकिन ये प्रोवोक कर रहे हैं, ये उन्हें उत्तेजित कर रहे हैं, ये नहीं पूरी तरह से कन्फ्रंटेशन करेंगे। अरे आपने गलती की है, 20 तारीख के पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेते, कोई मुद्दा आगे बढ़ता ही नहीं। आपने लाठी चलवा दी, पैलेट गन चलवा दिया, बिहार में AK-47 चलवा दिया, अब उसके बाद उनको माफ कर रहे हैं, फिर उनपे मुकदमे कर रहे हैं, फिर राहुल गांधी पे, पप्पू यादव पे कर रहे हैं। तो जो लोग अछूते हो गए थे आंदोलन से, उनको भी आप प्रोवोक कर रहे हैं कि आ जाओ हमारे खिलाफ आंदोलन करो। या तो मोदी जी कोई षड्यंत्र कर रहे हैं अमित शाह को हटाने की। ओह, षड्यंत्र कर रहे हैं अमित शाह को हटाने। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लग रहा है कि ये जो जेनजी एक तरफ है और अब तो जेनजी के साथ जेन अल्फा भी आ गया है, यानी जो 14 साल की कम उम्र के बच्चे हैं वो भी आ गए, कक्षा 7, कक्षा 6, कक्षा 5 के वो बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। तो ये जो दो जनरेशन हैं बच्चों की, ये अगर सड़कों पर आ रही है, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि उनके मैसेजेस, उनका विरोध बढ़ता चला जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में 15 अगस्त से पहले ही, लाल किले में जब मोदी जी बोलेंगे उससे पहले ही, आपको एक भयंकर टकराव दिख रहा है, जेनजी वर्सेस मोदी गवर्नमेंट, एक टकराव आपको दिख रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ताधीश इसी प्रकार से प्रवोक करते रहे और बच्चों को फॉर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते रहे, आप जेनजी और जेन अल्फा की बात छोड़ दीजिए, हमारी जनरेशन भी अपने पोतों को, अपने नातियों को, अपनी जनरेशन के अगली जनरेशन को पिटता हुआ नहीं देखेंगे। हम भी उनके साथ हैं, और सारे माता पिता आज की तारीख में, सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी इस आंदोलन में हैं। और क्योंकि उनके माता पिता कोऑपरेट नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि हम लाठी नहीं चलाएंगे, पिछली बार हमने कर दिया, हमें आंका नहीं था इनको, हमें नहीं लगता था कि ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन अब पता चल गया है। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। मेरे ख्याल से आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हैं, वो भी बच्चों के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उनके घर में भी कॉकरोच है, उनके घर में भी बच्चे हैं। जनरल भुइया, ये जस्टिस भुनिया की भी आपने बात सुनी होगी, उनके जो टिप्पणियां उन्होंने की हैं उससे भी आपको अंदेशा मिल जाएगा। अब जुडिशरी भी वो नहीं है, और जो पुराने सारे डायरेक्टर जनरल और पुलिस भी कह रहे हैं, जो पैलेट गन चली, या आपने यशोवर्धन आजाद साहब का भी देखा, आपने बाकी रिटायर्ड डीजी किरण बेदी ने भी कहा, किरण बेदी ने भी कहा, किरण बेदी ने कहा एवरीबॉडी, क्योंकि उनके घर में भी बच्चे हैं भाई। बच्चे कहते हैं यार तुम बूढ़े पुलिस अधिकारी थे और आर्मी ऑफिसर थे, बाबा दादा बन गए, हमको पिटवा रहे हो और शांत बैठे हो। कोई शांत नहीं बैठेगा। कन्फ्रंटेशन बंद कर दे सरकार,
बच्चों से लड़ाई न ले, ये मेरा उनसे निवेदन है। बाकी लेते हैं और सरकार गिर जाती है तो वो जाने, उनका काम जाने। क्या आपको लगता है ये अगर कन्फ्रंट्रेशन बढ़ता चला गया तो इसमें अल्टीमेटली नुकसान मिस्टर मोदी और मिस्टर शाह का होना है? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, अगर कन्फ्रंटेशन बढ़ा तो नुकसान केवल सरकार का होगा। सरकार बिल्कुल, और इसमें जो इनके सहयोगी हैं और यहां तक कि इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इनका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों को उन्हें भी झेलना है। जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो वोटिंग पॉपुलेशन है उसका 55% ये जेनजी और जेन अल्फा और ये मिलेनियल्स जो हैं ये हैं। खैर, अभी जेन अल्फा तो अभी वोट नहीं करेगा, वोट नहीं कर सकता जी, लेकिन 55% जो ये है युवा बाकी हैं। लोग और युवा हैं, और इनको ज्यादा न छेड़ें। सरकार गिर जाएगी, ये लोग बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे और सरकार इनकी गिर जाएगी। ज्यादा छेड़ा तो फिर उसकी जो चिंगारी है वो आग में बदल सकती है, और ये जो आग की आंच है मोदी की कुर्सी, मोदी के दरबार तक आ सकती है। यानी कहीं ना कहीं अगर ये कन्फ्रंट्रेशन बढ़ता है तो हाथ जलेंगे गुजरात लॉबी की। यही प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि भाई बेहतर होगा कि कन्फ्रंटेशन मत करिए, थोड़ा सा आप उदार रहिए, बच्चों को सिर्फ जबान से माफ नहीं करिए, दिल से माफ करिए, वही कह रहे हैं। वही मुकदमेबाजी, इससे पीछे हटें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई स्वामी साहब, आप आए, खुलकर बातचीत हुई। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।